नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आज इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, विनती है, कृपया करके सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि सिटीजन्स वॉइस शो आपकी आवाज है, जनता की आवाज है, आवाम की आवाज है, और इसे सब तक पहुंचाना हमारा फर्ज तो है ही है, आपका भी कर्तव्य है। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आरएसएस के 100 साल पूरे होते हैं। क्या 100 वर्ष में पूरे होने पर आरएसएस से कुछ तीखे और कड़वे सवाल पूछे जा सकते हैं, जो आज हम पूछेंगे? 100 सालों में एक भी आरएसएस प्रमुख क्या दलित, पिछड़ा, आदिवासी बना? जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर क्या भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई? क्या सिंध में जब सरकार बनाई गई थी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की, तो क्या दो नेशन थ्योरी, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात वहां नहीं की गई थी? आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों की मुखबरी किसने की थी? संघ के लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती क्यों कराया गया था? भारत की आन बान और शान तिरंगे झंडे का विरोध क्यों किया गया था? आरएसएस के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? जो राष्ट्र के नहीं हुए, वो आपके और हमारे कैसे हो सकते हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है। अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है, एडिटर इन चीफ द प्रिंसिपल। आलोक तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ अभिवक्ता। और हमारे मित्र आज जुड़े हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा मामला इतना गंभीर है कि मेरा होना बहुत जरूरी है और मैं अपनी बात कह के मानूंगा। अजय शुक्ला जी, मैं पहला सवाल आपसे लेता हूं, क्योंकि दूसरे राउंड में पहला सवाल आपसे दोबारा लेना है, क्योंकि आपको निकलना है। और आलोक तिवारी जी से मैं आखिरी में लूंगा सवाल। एक पॉलिटिकल ट्विस्ट में गवर्नमेंट ने कंसर्न दिखाया राहुल गांधी पे, जो उनकी लाइफ थ्रेट हुई, और इसको मैं गोडसे के गांधी हत्याकांड से भी कनेक्ट करता हूं। 100 साल बीत गए, कुछ नहीं बदला। गोडसे ने गांधी की हत्या की थी, और केरल के इनके एबीवीपी के एक और अध्यक्ष हैं, क्या हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी की हत्या की बात कह दी। तो पिछले 100 सालों में या पिछले आजादी के 74 सालों में आरएसएस का जो काम करने का तरीका है, लोगों को जिस तरीके से डेथ थ्रेट्स देते हैं, लोगों को मारते हैं, आपको लगता है कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, आपको लगता है कि आरएसएस में कुछ बदलाव आए हैं पिछले 74 साल में? और ये 100 साल की जो वर्षगांठ है, जिसमें एक सिक्का मां भारती का भी अनवील किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, क्या मानते हैं आप इन सब चीजों को? क्या कहना है आपका? देखिए, एक बचपन से आपने और हमने सबने कहावत सुनी होगी, पूरे हिंदुस्तान में होती है, पूत के पांव पालने में। और पूत के पांव जो पालने में होते हैं, उससे पता चल जाता है पूत क्या होगा। आरएसएस 1925 में जब बनता है, तो किस उद्देश्य के साथ बनता है, क्यों बनता है, यह बड़ी विषय। उससे 62 साल पहले, 60 साल पहले, ऑफिशियली 60 साल, वैसे 62 साल पहले कांग्रेस 1885 में ऑफिशियली बन गई थी। उसके 2 साल पहले से काम कर रही थी। अब आप एक चीज सोचिए, जो पार्टी उस समय किस लिए बनी थी, उद्देश्य तय था। तो उद्देश्य था उस समय अंग्रेजी हुकूमत में कैसे भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करानी है, उनको उनके हक दिलानी। और इस लड़ाई के साथ शुरू हुआ, और आते आते स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और यह नारा कांग्रेस ने ही दिया था। लाल बाल पाल, 3 नाम हमारे जहन में आते हैं। लाला लाजपत राय, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज में मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा दिया। और विपिन चंद्र पाल। तो इस समूह ने क्या कहा, अंग्रेजों से हमें स्वराज चाहिए। और उस स्वराज की लड़ाई लड़ते लड़ते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लाला लाजपत राय शहीद हो जाते, देश के लिए मर जाते। उसके पहले 1857 में पंडित गंगाधर नेहरू, जो दिल्ली के शहर कोतवाल थे, पूरी नई दिल्ली की जो नहरी रियासत थी, जो उनकी अपनी थी, जो राजकौल, जो उनके परबाबा थे, वो जब आए थे कश्मीर से, तो उन्हें रियासत वो मिली थी। वो रियासत उनकी अंग्रेज जब्त करते हैं। और उसके बाद में उनके बेटे नंदलाल नेहरू
वो अंग्रेजों का ही विरोध करते हुए 34 साल की उम्र में मर जाते। 34 साल की उम्र में गंगाधर नेहरू मरे, 34 साल की उम्र में मर गए नंदलाल नेहरू। और उसके बाद में पंडित मोतीलाल नेहरू, जो गंगाधर नेहरू जी के बेटे और नंदलाल नेहरू के भाई, आप देखिए उनकी पत्नी कमला नेहरू इस देश के लिए लड़ते हुए घायल होती हैं, सिर पे लाठी लगती है, शहीद हो जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बेटे, उनकी पत्नी कमला नेहरू, वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही होती है, उसी में ही गिरफ्तार की जाती है, चोट लगती है और उन्हें जेल में टीबी के मरीजों के साथ बंद किया जाता है। टीबी छुआछूत का रोग था, उन्हें टीबी हो जाता है। मरणासन्न हालत में उन्हें हॉस्पिटल से छोड़ा जाता है, स्विट्जरलैंड इलाज के लिए ले जाया जाता है। वहां वो इस देश के लिए शहीद हो जाती हैं। पंडित नेहरू जेल में होते हैं, जेल से बहुत दिनों बाद आखिरी स्टेज में उन्हें जमानत मिलती है, तब कहीं वो जाते हैं स्विट्जरलैंड, तो उनके हाथों में ही वो दम तोड़ती हैं। देखिए आप, ये महिमा है। इसके बाद आप देखिए, चाहे जो हम बात करें विजय लक्ष्मी पंडित के पति की, चाहे हठी सिंह के परिवार की बात करें, या हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के सालों की, साढ़ू की, देश के लिए कितनी शहादतें दी है। नंदलाल नेहरू के एक बेटे शहीद हुए। शहादत का लंबा इतिहास, 11 शहादतें हुई हैं उस परिवार से, और उस परिवार की 11 शहादतें उस परिवार की, टोटल कांग्रेस परिवार की कहें, मेरे अपने खुद के परिवार की 2 शहादतें, और जब पूरे कांग्रेस की कहें तो 7,34,000 कांग्रेसियों ने इस देश के लिए शहादत दी। मुझे एक नाम बताइए किसी आरएसएस के, बीजेपी के, जनसंघ के, हिंदू महासभा के व्यक्ति का जिसने इस देश के लिए शहादत दी हो, जो इस देश की आजादी के आंदोलन के लिए जेल गया हो। डॉक्टर केबी हेडगेवार जो है, वो तब गए थे जेल जब वो 1921 में कांग्रेस के नागपुर के एक सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, और इसी तरीके से वो जब दोबारा जेल गए, उस वक्त उन्हें सजा 2 साल की हुई थी, लेकिन 11 महीने में छूट गए थे। क्यों? क्योंकि अच्छा चाल चरण, ये सिफारिश में लिखा है जेलर ने कि इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के प्रति प्रतिबद्धता जताई है और कहा है वो किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, और अच्छा चाल चरण इनका रहा है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। 11 महीने में छोड़ दिया गया। इसी तरीके से जब 1931 में वो आरएसएस के प्रमुख थे, तब वो कोई देश के आजादी के आंदोलन के लिए 1930 में, जुलाई 1930 में, तब देश के आंदोलन के लिए जेल नहीं गए थे, जंगल सत्याग्रह था। और वो किसके लिए था? उन जमींदारों के लिए था। तो जमींदारों के लिए, जो उनको पैसा देते थे, नोट देते थे, उनके लिए गए थे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी कहते हैं अच्छा, तो साहब एक चीज आती है, 1939 में बीडी सावरकर ने खुद कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ हमारे कोई भी वो नहीं है, और अंग्रेज जो है वो हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन है, दोस्ताना संबंध है, और इसलिए हम जो है उनके साथ हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हैं। ये 1939 में कहा है बीडी सावरकर साहब। 1921 में बीडी सावरकर को छोड़ा गया माफी मांगने के लिए, बार बार 8 बार माफी मांगने के लिए। वो तो कभी भारत में, भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़े ही नहीं। असली आजादी की लड़ाई तो तब शुरू हुई जब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह शब्द दिया बाल गंगाधर तिलक ने, उसके बाद आगे बढ़ा है। उसके पहले तक
तो अंग्रेजी हुकूमत में ही काम चल रहा था। और या फिर लड़ाई हुई थी 1857 में। बीडी सावरकर तो ब्रिटेन में गिरफ्तार हुए थे, एक ब्रिटिश महिला के साथ में रेप करने की कोशिश के मामले में गिरफ्तार हुए थे। उन्हें ले जाया जा रहा था जेल, तो वो समुद्री जहाज से भागने की कोशिश किए थे और उसमें पुलिस का एक जवान मरा था, जिसके कारण उन्हें सजा हुई थी काला पानी की। और वो दोनों मामलों में जो सजा हुई उसके लिए वो गए थे। वो किसी देश की आजादी के आंदोलन के लिए तो गिरफ्तार ही नहीं हुए और फिर माफी मांग के छूटे। तो पूरी उन्होंने हुक्मबदूरी की, मुखबिरी की, सारे सबूत है। उनकी जो रिवॉल्वर बरामद हुई, कैसे उसको उन्होंने दिलवाया था और क्या क्या कनेक्शन है, वो सारी बातें पता है। उसके लिए एक मैं वो दिखा देता हूं, उस समय के अखबार की एक कटिंग। आरएसएस लीडर प्रेजेंटेड गोडसे विद रिवॉल्वर, ये आप देखें। तो जी ये सारी चीजें कर रहे थे। चलिए अब मैं एक पे आता हूं। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं आरएसएस ने देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। तो साहब एक किस्सा बता देता हूं। जो गोवालकर हैं आरएसएस के सेकेंड प्रमुख थे, क्योंकि 1940 में हेडगेवार तो मर गए और हेडगेवार के बाद में गोवालकर बने। और जब वो बने तब आप ये देखिए, गोवालकर उनके समय में उन्होंने खुद कहा और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उसके जस्ट पहले ही उन्होंने कहा था। और जो कहा वो उन्हीं की किताब में मौजूद है। यह है श्री गुरुजी समग्र दर्शन भारतीय विचार साधना, नागपुर खंड 1, पृष्ठ संख्या 11-12। उसमें उन्हीं के शब्दों में जो लिखा है वो लिखा है, संघ हमारे समाज की वर्तमान दुर्दशा के लिए किसी अन्य पर दोषारोपण नहीं करना चाहता। जब लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं उसमें कमजोरी है। शक्तिशाली को उसके द्वारा शक्तिहीन पर किए गए अत्याचार के लिए दोष देना निरर्थक है। संघ अपना अमूल्य समय दूसरों को कोसने या उनकी निंदा करने में गंवाना नहीं चाहता। यदि हमें मालूम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है तो बड़ी मछली को इसके लिए दोष देना निरा पागलपन है। प्रकृति का यह नियम है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमेशा सही होता है। यदि इस नियम को हम अन्याय की संज्ञा देने लगे तो यह बदल नहीं जाएगा। और इसी में उन्होंने कहा, प्रशिक्षार्थियों को वो संबोधित कर रहे थे 8 जून 1942 को नागपुर मुख्यालय में। और तब उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। साहब जब वो अंग्रेजों के खिलाफ थे ही नहीं, संघ बना 1925 में, 1930 में आंदोलन, नमक आंदोलन हुआ, उसके बाद 1942 में आंदोलन हुआ, किसी आंदोलन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो साहब कौन से देश के आजादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा ले लिया? कंधे से कंधा लड़ा के रहे। जब संविधान बना तो यही गोवालकर थे जिन्होंने इस संविधान को जलाया और अंबेडकर का पुतला जलाया, पंडित नेहरू का पुतला जलाया, एक साथ जलाया। और क्या इस संविधान में मनुस्मृति नहीं है? इसमें तो महिलाओं को अधिकार दिए गए। महिलाओं के विरोधी थे, उनके विरोधी थे, दलित और गरीबों के विरोधी थे। वो तो अभिजात वर्ग को चाहते थे, ब्राह्मणवादी संस्कृति चाहते थे, व्यवस्था चाहते थे। तो साहब उन्होंने न तो देश की आजादी में योगदान दिया, न देश को बनाने को दिया। और आजादी के बाद भी 52 साल तक उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया। और यह मुख्यालय पर जबरदस्ती तब फैलाया गया जब यह सारी घटनाएं हो गई। तो जब कांग्रेसियों ने जाके फहराया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। सोचिए आप, यह है सच। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका यह योगदान। तो जिनका यह योगदान हो वो किस मुंह से बात करते हैं? साफ शर्म आती है। नरेंद्र मोदी एक बात कहा करते थे, झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतने बार बोलो। तो साहब जो झूठ बोलने का इनका धर्म है
अंग्रेजों की मुखबिरी इन्होंने की है, अंग्रेजों की गुलामी की है। चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे जितने क्रांतिकारी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, उनके खिलाफ गवाहियां इन्होंने दी है। वो अटल बिहारी वाजपेयी, मैं आगरा में संपादक रहा और इत्तेफाक से उनके गांव और उधर के इलाके जानता हूं। वहां पर जो इन्होंने ही गवाही दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने अदालत में, जिससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेल हुई थी, सजा हुई थी। और जो सजा याफ्ता थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने खुद बताया था। और आप गूगल करेंगे तो शायद आपको अखबार की वो आ जाएगी। तो इससे आप समझ लिए मुखबिरों का पूरा परिवार है, देश के गद्दारों का परिवार है। इन्होंने बर्बादी की है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है। भारत को बांटने का सबसे पहला प्रस्ताव मुस्लिम लीग से भी पहले हिंदू महासभा अहमदाबाद अधिवेशन में 1937 में लेके आई थी। आप याद करिए, गोरखपुर अधिवेशन में उसकी पुष्टि इन्होंने की थी, 1940 में लेके आए। और 1940 में लाहौर अधिवेशन में उसके बाद में मुस्लिम लीग ने पास किया। तो यानी देश बांट भी ये रहे, टुकड़े टुकड़े भी ये कर रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। ये क्या बताएंगे? यह इनका सच। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इनका असली सच तो हिस्ट्री जो जानते हैं, जो समझते हैं, और तिवारी जी भी हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं। आलोक जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, मैं जरा अंबेडकर जी के बारे में भी, आरएसएस के बारे में अंबेडकर जी का क्या वक्तव्य है, उससे पहले मैं आरएसएस की आदिवासी परंपराओं की संरक्षणा के बारे में मोदी जी जो कह रहे हैं, 1 मिनट का उनका वो दिखा के और फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। देखिए, अपनी 100 वर्ष की इस यात्रा में संघ का एक बड़ा काम ये रहा है, उसने समाज के अलग अलग वर्गों में आत्मबोध जगाया, स्वाभिमान जगाया। और इसके लिए संघ देश के उन क्षेत्रों में भी कार्य करता रहा है जो दुर्गम है, जहां पहुंचना सबसे कठिन है। हमारे देश में लगभग 10 करोड़ आदिवासी भाई बहन हैं, जिनके कल्याण के लिए संघ लगातार प्रयासरत है। लंबे समय तक सरकारों ने उन्हें प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन संघ ने उनकी संस्कृति, उनके पर्व, उत्सव, उनकी भाषा और परंपराओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सेवा भारती, विद्या भारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का स्तंभ बनकर के उभरे। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों में जो आत्मविश्वास आया है, वो उनके जीवन में बदल रहा है। साथियों, संघ दशकों से आदिवासी परंपराओं, आदिवासी रीति रिवाजों, आदिवासी मूल्यों को सहजने संवारने में अपना सहयोग देता रहा। समाज में सदियों से गर्क कर चुकी जो बीमारियां हैं, जो ऊंच नीच की भावना है, जो कुप्रथाएं हैं, छुआछूत जैसी गंदगी भरी पड़ी है, ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी चुनौती रही है। एक ऐसी गंभीर चिंता है जिस पर संघ लगातार काम करता रहा है। एक बार महात्मा गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में गए थे। उन्होंने भी संघ में समता, ममता, समरसता, समभाव, मम भाव, ये जो कुछ भी देखा उसकी खुलकर तारीफ की थी। और आप देखिए, डॉक्टर साहब से लेकर आज तक संघ की हर महान विभूति ने, हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सब। मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है कि गोवलकर बंच ऑफ थॉट्स उनकी किताब है जो आरएसएस के लिए एक बाइबल है। आत्मजीत वहां जी, से इसमें एक मेरा भी सवाल जोड़ दीजिएगा कि क्या गांधी जी वर्धा में उनके कार्यक्रम में शामिल होने गए थे या वहां से निकल रहे थे? दोनों चीजें।
जी, वर्धा वाली बात जो अजय शुक्ला जी ने की, आलोक जी, वो, और जो मेरा सवाल ये है कि 7 सितंबर 1949 को गोवलकर जी ने दिल्ली के कानून मंत्री अंबेडकर जी से मुलाकात की। उन्होंने मराठों पर लगाम लगाने की अंबेडकर से गुजारिश की। अंबेडकर ने उसी समय कह दिया कि आरएसएस एक जहरीला पेड़ है, आरएसएस पेशवा शासन का सपना देख रहा है, आपके साथ रहना संभव नहीं है, मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता। तो किस बात को लेकर मोदी जी ये बात कर रहे हैं, इसका क्या रहस्य उद्घाटन मैं चाहता हूं कि आप करें जी। और वर्धा देखिए, वाली ऐसा बात। है, हमारा प्रधानमंत्री जो है ना, ही इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ संघ। जो आज ये हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा था, संघ ऐसे ही है। ये गोएबल्स के मानस पुत्र हैं, इनकी महिमा आसानी से कम शब्दों में नहीं गाई जा सकती। जहां तक वर्धा की बात है, ये वर्धा का विषय नहीं। गांधी जी दिल्ली में एक बार संघ की शाखा में गए, उसके बहुत अनुरोध किया तो चले गए। गांधी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, क्योंकि संघ की शाखा में जाने पर उनके ऊपर दोष कतई आ ही नहीं सकता था, क्योंकि गांधी प्रणब मुखर्जी नहीं थे। जब गांधी जी लौट के आए तो उनके एक अनुयायी ने बड़ा इंप्रेस होते हुए कहा कि बापू, वहां तो बहुत अनुशासन है। तो बापू ने उसे दपटते हुए कहा, अनुशासन नाजियों के बीच भी बहुत है, अनुशासन कोई बहुत अच्छा आदर्श नहीं है। अब आइए मैं इनकी बात को बताऊं। ये जो कहते हैं कि संघ की शाखा में एक जो है बहुत अच्छे मनुष्य की बात निर्माण होता है। इनके जो पहले स्वयं सेवक का जो नाम था, सर संघ चालक का, उसका नाम था हेड गवार। हम उसे हेड गोबर कहते हैं। ये हेड में गोबर भर देते, बौद्धिकता मार देते। ये लोग क्या हैं? पहले तो मैं एक महाकवि की रचना इनको सुना दूं आपको, और उसकी आड़ में मैं इनके चरित्र की समीक्षा करता हूं। मुझे वक्त दीजिएगा। गांधी, देखिए साहब, हम एक डिसिप्लिन और सामाजिक व्यक्ति होते हैं। हमारे बगल में अगर मृत्यु हो जाती है और हमारे घर में फंक्शन होता है, तो हम उसमें म्यूजिक नहीं बजाते हैं। बहुत मजबूरी हो तो चुपके से फेरे कर लेते हैं। अगर कोई मृत्यु हो जाए तो पूजा करते समय हम घंटी शंख भी नहीं बजाते। ये वो संगठन है जो गांधी जी की हत्या के बाद जो मिठाइयां बांट रहा था। गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्र कवि दिनकर ने इनको उपमाएं देते हुए गालियां दी थी कि समर शेष है मनुज भक्षी अभी हुंकार रहे हैं, गांधी जी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, व्रक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। यानी भेड़िए के दांत तोड़ने हैं और सांप की विष ग्रंथि तोड़नी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वो काल, बिचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। एक फियर फ्री सोसाइटी में गांधी और जवाहरलाल मीन्स कॉमन मैन। अब आइए क्या कहते हैं, तिमिर पुत्र ये दस्यु, तिमिर पुत्र माने चोर, ये दस्यु कहीं दुष्कांड करे ना, सावधान हो खड़ी देश में गांधी की सेना, बल देकर भी बल ये मृदवत साधो रे, मंदिर और मस्जिद एक तार में बांधो रे। समर शेष है शपथ धर्म, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो देख लीजिए, वो जवाहरलाल नेहरू की भी हत्या की साजिश कर रहे थे। उसके बाद गांधी जी की हत्या के बाद ये एक बयान है वल्लभ भाई पटेल का, मैं पढ़ देता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। ये अखबार है 4 अगस्त 1950 का। सरदार वल्लभ भाई पटेल हाउस के अंदर दी देन होम मिनिस्टर ये नागरिक स्वतंत्रता की शर्त पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा करोड़ों व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में नहीं डाली जा सकती। ये जवाब बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, परंतु इसके संबंध में बोलते हुए सरदार पटेल ने जो बातें प्रकट की, यदि वो गलत नहीं है तो इससे आश्वस्त हो जाना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि सरकार अपने इस रुख पर दृढ़ रहे। सरदार ने अपने खरे ढंग में बताया कि नागरिक स्वतंत्रता और हिमायती होते हुए अवरोधक नजरबंदी का जो कदम सरकार को उठाना पड़ रहा है, नजरबंदी इनकी संघियों की थी गांधी जी की हत्या के बाद। उसका कारण यही है कि देश में सांप्रदायिकता, भाषाई प्रांतों के प्रतिपादन जनित पार्थकता, हिंसात्मक विद्रोह व उल जलूल प्रचार द्वारा अशांति को पनपने देकर
सद्य स्थापित गणराज्य को खतरे में नहीं पड़ने देना चाहते। गणराज्य को खतरा यही लोग थे, बवाल मचा रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने ये रहस्योद्घाटन चौंकाने वाला है कि जिस गुट ने महात्मा गांधी की हत्या की उतने पर ही संतुष्ट नहीं हुआ और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू की भी हत्या करना चाहता है। नेहरू जी की हत्या के षड्यंत्र की उड़ती हुई चर्चाएं तो बहुत पहले भी सुनने में आई थी, परंतु अब अधिकृत सूत्र से ये बात सामने आई है, जिससे सारे राष्ट्र का व्यग्र हो जाना स्वाभाविक है। नेहरू जी की हत्या का षड्यंत्र की बात सरदार ने कुछ ऐसे ढंग से कही कि पिछले हिंदू जिससे हिंदू महासभाई लोगों को उस षड्यंत्र के संबंध भाषित होना अस्वाभाविक नहीं। साथ ही हिंदू राज्य के प्रतिपादकों को भी खतरे के रूप में उन्होंने उल्लेख किया है। उसमें हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो धारणाएं बनी है उन्हें बल मिलना स्वाभाविक है। अब आइए, नेहरू को गोली मारने की बात ये लोग कर रहे थे। सरदार जे सिंह अमेरिका में भारतीय संघ के अध्यक्ष, उन्होंने नेहरू जी को तार दे करके कहा था कि गांधी जी की हत्या तो हो गई है, जवाहरलाल अपनी हिफाजत करे। अब आइए, इनको क्या कहा था? तिमिर पुत्र चोर। ये किसी मामले में जांच कराते हैं, ट्रांसपेरेंसी करते हैं। 10 रिजर्व बैंक लूट डाली। रिजर्व बैंक एक्ट सेक्शन 7 जो गवर्नमेंट को अख्तियार देता है कि वो एक ऑटोनॉमस बॉडी के मामले में दखलंदाजी कर सके, उसका आज दिन तक एक्सरसाइज नहीं किया गया। क्या क्या कितने कितने डिविडेंड उठाए हैं? 2,69,000 करोड़ रुपया उठा लिया। पिछले साल 2,11,000 करोड़ रुपया उठा लिया। 1,76,000 करोड़ रुपया ऐसे ही उठा लिया, वो डिविडेंड में था ही नहीं। 1,00,000 करोड़ रुपया उठा लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या कर रहे थे? ये डकैत अपहरण करता है ना, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो 5,500 करोड़ रुपया इन संघियों को मिला था, संघी प्रधानमंत्री है तो उसमें 450 करोड़ रुपया तो जो फिरौती और वसूली का था, अपहरण का। ईडी उठाती थी, उसके बाद जुडिशरी में बैठा संघीय अधिकारी उस पकड़ को बंद करके रखता था, और जब रैमसन आ जाता था इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में तब छोड़ा जाता था। ये 10 और जाने कितने मामले हैं। एनएलसीटी में क्या होता है, कितनी बैंकों, प्राइवेट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक लूटी हैं। उसके बाद विष, पूरे देश में तो विष डाल दिया, समाज में विष डाल दिया, इकोनॉमी में विष डाल दिया। सारी गालियां तो चरितार्थ कर दी। अब आते हैं इनके हेडगेवार जी के ऊपर। ये दलित की बात करते हैं, दलित उत्थान, पिछड़ों का उत्थान। अरे फ्रस्ट्रेट क्यों हुआ हेडगेवार? ये चित्पावन ब्राह्मणों का समूह जो कहता है दलित और पिछड़े महिला गांव बाहर रखने योग्य हैं, सॉरी दलित और पिछड़े गांव बाहर रखने वाले हैं। गांधी जी के साथ जब 1917 में चंपारण आंदोलन में जब दलित और पिछड़े आए, तभी तो फ्रस्ट्रेट होकर के इन मिसक्रेंट्स ने बनाया रॉयल सीक्रेट सर्विस, इसका छद्म नाम रॉयल आरएसएस है। ये क्या बोल रहे थे? प्रधानमंत्री हैं, ये बड़ी तपस्या करी। आपको मैं बता दूं, छविराम, मलखान सिंह, ये डकैतों का गिरोह बहुत तपस्या करता था। आनंद जी, ये बीहड़ों में रहता था, कंदराओं में रहता था, न पंखा होता था, न खाने की व्यवस्था होती थी वहां पर। कैसे कैसे ये डकैत लोग खाना मैनेज करते थे, बहुत तपस्या करते थे। अब आइए आप, ये इनके पिता लोग हैं पाकिस्तान। ये बच्चा चोर गिरोह होता था ना, ये बाप चोर गिरोह है। ये हिंदू राष्ट्र की बात अभी मैंने पढ़ी ना, वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि सर हिंदू राष्ट्र की बात करना एक पागलपन है, पागलपन है। उसके बाद एक बार ये हर एक राहुल गांधी की तमाम मीटिंगों में संघी घुस जाते हैं, रोड शो में। इनकी पुरानी आदत है। एक बार वल्लभ भाई मुंबई में भाषण दे रहे थे, ये संघी घुस गए। उसके बाद वल्लभ भाई ने कहा इन बहशियों से अच्छे तो वो पागल हैं जो पागल खाने में बंद है। 7/12/1948 को गांधी जी की हत्या के बाद संघियों ने फिर सत्याग्रह की बात करी। फिर जला वल्लभ भाई ने जलील किया कि सत्याग्रह बापू का आशय था, इसके लिए शुद्ध आत्मा होनी चाहिए। अब आइए, ये देशभक्त है। ये जब जेल में गए थे ना, तो जेल में लोगों को अंग्रेजों के प्रति मोटिवेट करने के लिए गए थे। ये मोतीलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू को, ये बदमाश आदमी आया, इससे बाज दूर रहे आप।
देशभक्त है। ट्रांसफर ऑफ पावर की रात इन्होंने तिरंगा जलाया था, तब पंडित नेहरू ने कहा था ये राष्ट्रद्रोह, इसे सहन नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जलाया। संविधान में एक जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस का पहला अमेंडमेंट नेहरू जी इसीलिए लाए थे, जिस पर नेहरू पर उंगली उठाई जाती कि उन्होंने जो है बहुत जल्दी पहला अमेंडमेंट लेके आ गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन जला रहे थे, तिरंगा जला रहे थे। जलाने वाले तिरंगा कभी फहराएंगे अपने यहां? ये बेशर्म होते। 7 साल जनता का खून चूसने के बाद जब आपको माफी मांगनी चाहिए तब आप उत्सव मनाते हैं। ये जो आज ये मस्जिदों के सामने जो जुलूस लेके जाते हैं ना, इसकी परंपरा कहां से शुरू हुई? इनकी पोल खोली तो इनके बाप लियाकत अली ने, हार्ट ऑफ एशिया में ये दंगे करते थे। मुस्लिम लीग और आरएसएस, हिंदू महासभा, इन दोनों को फंडिंग करते थे अंग्रेज। दंगे का दिन मुकर्रर करते थे। गणेश उत्सव में हेडगेवार जुलूस निकाल रहे थे, मस्जिद के सामने जुलूस तो खड़ा कर दिया। तो कुछ जो जुलूस वालों में थे उन्होंने कुछ शालीनता बरती, देखा अंदर नमाज हो रही तो उन्होंने शोर मचाना बंद कर दिया। हेडगेवार ने ढोल टांगा अपने गर्दन पे लेकर डमाडम पीटने लगा। इनको सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस देश में मुस्लिम क्यों रह गए। मैं आपके मंच से एक बात बताना चाहता हूं। लोग सवाल उठा देते हैं कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो मुस्लिम क्यों रह गए, क्यों ना रह जाए। 2 नेशन थियरी सावरकर की थी। जिन्ना उसमें हैंडशेक किया, दोनों ने मिलकर देश बंटवाया। लेकिन दिक्कत तो इनको तब आ गई जब बंटवारे के समय स्टेक होल्डर कांग्रेस बन गई। कांग्रेस ने जिन्ना से कहा ठीक है तुम मुल्क लेते हो ले, जिसको मन हो जाओ, लेकिन कांग्रेस का एक बहुधर्मी राष्ट्र बनाने का कांग्रेस का संकल्प है। मुस्लिम के रहने से इस देश में कोई दिक्कत नहीं, ये दिक्कत पैदा करते हैं। क्योंकि गोलवलकर कहता है ना, इनको दोयम दर्जे के नागरिक बना के रखो और इनको फ्रेंचाइजी भी न दो, इनको कुछ न दो, इनको लोकतांत्रिक अधिकार न दो। धरना प्रदर्शन जहां ये करने पर आते हैं तहां उसे विशिएट कर देते हैं। ये दाढ़ी बढ़ा लेते हैं संघी, ये टोपी लगा लेते हैं, इनके यहाँ जनाना कपड़े पहनने की ट्रेनिंग दी जाती है। वल्लभ भाई पटेल को, गृह मंत्री को, बाबू राजेंद्र प्रसाद की चिट्ठियां हैं 13 मार्च 1948 की। दिल्ली में कुछ संघी दाढ़ी बढ़ा के टोपी लगा के हिंदुओं के मुसलमानों के बीच में घुस गए हैं। ये मुस्लिम के बेस में हिंदुओं पर हमला करेंगे, प्रतिकार में हिंदू हमला करेगा, दंगा हो जाएगा। 14 मई 1948 की चिट्ठी है कि संघ के पास हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जैसे दिखने वाले बहुत से लोग हैं, इनकी कोई 15 जून 1948 को हरकत करने की प्लानिंग है। ये चिट्ठियां सारी वल्लभ भाई पटेल के जो सेक्रेटरी वी शंकर की किताब है उसमें द सेलेक्टेड लेटर ऑफ वल्लभ भाई पटेल में है। हिस्टोरियन नीरजा सिंह की किताब है द एग्रीमेंट ऑफ नेहरू एंड विद डिफरेंसेस में है। आलोक जी, इसी पे ऐड कर देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपने बात की। 19 दिसंबर 1948 जयपुर की एक गैदरिंग हुई थी जिसका खबर अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। अभी आपने मई की बात की, मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं। उसमें हिंदुस्तान टाइम्स में 20 दिसंबर 1948 को सरदार पटेल ने कहा था, आरएसएस को सीधे सीधे धमकी देते हुए जयपुर में, गांधीनगर में उन्होंने कहा था, इट इज आवर डिटरमिन्ड रिजॉल्व that we will not allow RSS or any other communal organization to throw the country back on the path of slavery or disintegration. India's history showed she was enslaved and cut into pieces whenever such narrow and communal organizations or group began to gain ascendancy. Come what may, we are firm in our decision to put down any movement for organization which creates by its activists chaos and disorder in the land. यानी कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डिसऑर्डर करती है, केओस करती है, वो भारत के लिए बिल्कुल गलत है। उन्होंने सभी जातियों को वार्न किया था कि गवर्नमेंट रेजिस्ट करेगी कोई भी कम्युनल एक्टिविटी, चाहे कोई भी हो। और जिसको आप ये सनातनी हिंदू कहते हैं, ये सनातनी हिंदू के नाम पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दी गई थी।
और सरदार पटेल ने ही नेहरू को कहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाना चाहिए। देश के विकास के लिए, देश के हित में यह ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आज जब ये हम 100 साल मना रहे हैं, या प्रधानमंत्री मोदी मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मना रही है, तो इसमें सीधा सीधा सवाल मेरा यह खड़ा हो जाता है कि हरेन पांड्या, तुलसीराम प्रजापति, जस्टिस लोया, प्रकाश थोम्बरे, श्रीकांत खांडेलकर, कौसर बी, सोराबुद्दीन शेख, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट किसने किए? ये किसी देशभक्त का काम है या किसी देशद्रोही का काम है? आप मुझे पहले कैरी ऑन करने दीजिए। मैंने जो ये इतने झूठे हैं, संघ कल्याण के लिए जाता है। पंजाब में बाढ़ आई, संघ गया? संघ केवल वातावरण को क्रिमिनलाइज करने जाता। आदिवासी की बात करते हैं ना, ये आदिवासियों के वजूद को खत्म कर देना चाहते, उन्हें वनवासी टाइटल दे करके, क्योंकि उनके स्पेशल राइट्स हैं। ये एक झूठ बोलते हैं। जरा फोटो लगाइए आप, जो मैंने आपको भेजा है, कि जो है फोटो लगाइए कि जिस समय 1947-48 में कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की जंग चल रही थी, उस समय संघ जो है, संघ के आदमी सेना को गोला बारूद सप्लाई कर रहे थे। इतने झूठे हैं ये गोएबल्स की औलादें। संघी क्या कर रहे थे? संघी उस समय उन लोगों को गद्दार कह रहे थे। अगर पॉसिबल हो तो फोटो लगा दीजिए आप, जो मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजी थी। आप बोलिए, मैं हाँ, लगा दूंगा, मैं कर रहा हूं उसको डाउनलोड, है ना। ये जो हैं, जो व्यक्ति कश्मीर के भारत में विलय की बात कर रहे थे, उनको गद्दार कह रहे थे। सेना की मदद के लिए शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरी मिलिशिया बनाई थी, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। और आजादी के जब कश्मीर का मामला शांत हो गया, तो पंडित नेहरू वहां पर गए थे। उन्होंने कश्मीरी मिलिशिया ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, जिसकी फोटो मैंने आपको भेजी है ना। कहां दिखाई पड़ रहे हैं ये? सुदूर चले जाते हैं। फूंक तो है सुदूर जाकर के मणिपुर। 2.5 साल जलता रहा, एक संघी प्रधानमंत्री गया, मोहन भागवत कुछ बोला? आजादी के लिए जब बात आई थी, तब इन्होंने कहा था, गोलवलकर ने, कि अपने संघियों का आह्वान करते हुए, कि आजादी की लड़ाई में अपनी एनर्जी को वेस्ट करने से अच्छा है, कि अंग्रेजों से लड़ने से अच्छा है कि दलितों, ईसाइयों और यवनों से लड़ने में लगाएं। दलितों में शायद कम्युनिस्टों, यवन माने मुस्लिम। सुभाष बाबू को कभी बाप बनाते हैं ये? सुभाष बाबू जब आजाद हिंद फौज की मदद मांगने के लिए गोलवलकर के पास गए थे ना, तो सोने का बहाना करके चला गया था। ये देश में योगदान करते हैं। 1957 में लकड़ी के बक्से में हथियार, गोलवलकर हिमसेल्फ लखनऊ पहुंचा था दंगा कराने के लिए। गोविंद बल्लभ पंत को खबर हो गई थी, उन्होंने रेड करवाई थी। गोलवलकर भाग गया था और जो है हथियार पकड़े गए थे। आज सब लूट तो लिया इन्होंने, जनता की खाल चूस ली, और प्रधानमंत्री कहते हैं जातियों का स्वाभिमान। मैं अपने पेज पर हमेशा लिखता हूं, किसी के जाति के स्वाभिमान को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। यही लोग हैं जो जातिवाद फैलाते हैं। ये लोग जो हैं, ब्राह्मण मंच उसको फंडिंग करते हैं, क्षत्रिय मंच उनको फंडिंग करते हैं, कुर्मी मंच, फलाना मंच, और फिर आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और उन पॉकेट्स में घुस करके ये वोट लेते हैं। उन पॉकेट्स में घुस करके ये वोट लेते हैं। ये कहां गए? पंजाब में गए? पंजाब में नहीं गए, ये तमिलनाडु में पहुंचे हैं विजय के वाले कांड में। वहां राजनीति जमानी है ना, वहां राजनीति जमानी है। इन्होंने कराया क्या है? संसद पे पहला आतंकी हमला तो 1966 में हुआ था, गौवंश का नाम लेकर के साधुओं के कपड़े पहना करके गुंडों को भेजा गया था। योजना तो सारी संघ की थी। क्या उत्पात किया था? उत्पात क्या किया था इन्होंने? आकाशवाणी के दफ्तर में आग लगा दी थी। होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा के आग लगा दी थी। संसद में घुस रहे थे, वो कहते गोली मारी गई, एग्जाम्पशन है किसी को? आप हिंदू नाम पे कुछ भी कर डालेंगे, एग्जाम्पशन है, गोली चली, सैकड़ों नहीं मारे गए थे। ये बकवास करते हैं, जैसे 2G में इतना खा लिया, वहां इतना खा लिया। 7, 8 या 9 व्यक्ति मारे गए थे। और हैरत की बात है, आप
यू विल सरप्राइज टू नो आत्मजीत जी, केवल 41 आदमी अस्पताल में भर्ती हुए थे, एंड यू विल फील डबल सरप्राइज, इंदिरा जी ने इस कांड की एफआईआर भी नहीं करवाई थी। कितने बड़े दोगले हैं कि आज ये पूर्ण बहुमत में 10 साल बैठे रहे, क्यों नहीं लेके आ गए आप जो है क्या कहते हैं गौ हत्या के विरोध में कानून। इसका मतलब आप केवल बदमाशी करना चाहते हैं, डिसरप्ट करना चाहते हैं देश को। जरा सोचिए, किसी मुस्लिम ने अपनी डिमांड को लेकर के ये किया होता तो ये क्या करते? हिंदू होने के नाते आपको बदमाशियां करने का एग्जम्पशन मिल जाएगा। हाँ, आज फिर गांधी का अपमान कर रहे हैं। ये सैडिस्ट है। सैडिस्ट हमेशा मनोरोगी होता है, ये पीड़ा देने वाले के साथ होते हैं। जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था तो ये हिटलर के साथ थे, जब यहूदी मुसलमान को मार रहा तो ये मुसलमान के यहूदियों के साथ है। वही पीड़ा इन्होंने जनता को दी है, खून चूस लिया। आज भी पेट्रोल पर जो टैक्स ले रहे हैं वो जीएसटी का 40% लग्जरी टैक्स है। ये जिस समय कोरोना में 25 रुपया लीटर पेट्रोल था, उस समय इन्होंने 128% जाकर के खून चूसा था जनता का एक्साइज ड्यूटी लेकर के, 12,500 रुपए लेकर के, और प्रधानमंत्री विलासिता करता है। इतने निर्मम, इतने नृशंस है कि जिनको कहते हैं कि हवाई जहाज वाले, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पहनेंगे, हवाई जहाज में चलेंगे, उस पर जो है आपने 52 दिन तक उनको सड़कों में रगड़ दिया, कन्वेंस के लिए नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट 52 दिन तक खामोश बैठी रही, तब कॉग्निजेंस लेती है। और झूठा तुषार मेहता कहता है कोई सड़क पर नहीं है। एट द सेम टाइम 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदा गया। हाँ, 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदा गया। संसद में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, क्या हो रहा? चारों तरफ लूटी तो है। 249 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। इन संघियों की पोल पाकिस्तान खोलता है। मुझे बताइए, इस देश को सोचना चाहिए जी। कौन सा व्यक्ति जो आईएसआई को अपने देश में बुला कर लाएगा? कोई शुद्ध आत्मा, कोई देशभक्त कभी आईएसआई की तरफ देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके अपने देश में। जिस आईएसआई अयूब खान का सिद्धांत पूरा करती, वी विल ब्लीड इंडिया बाय गिविंग 1000 कट्स। आप बनते बेवकूफ बनाते हैं, सबको पाकिस्तानी बनाते हैं, अनऑफिशियली विजिट पर वहां चले जाते हैं, नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में बुलाते हैं आप। इनकी बाप इनका पोल खोलता है जो है पाकिस्तान। अटल बिहारी की पोल खोली थी कि झूठा आदमी संसद में झूठ बोल रहा था, 800 सैनिकों की शहादत पर चीनी भेज रहा था। क्या बोलेंगे ये? अराजकता कर रहे थे आज भारत के प्रधानमंत्री। इनको जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, इनको जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। ये कभी देश के भक्त नहीं हो सकते हैं। देश के भक्त होते तो आज देश की पर कैपिटा इनकम 142 स्थान पर न होती तो हंगर इंडेक्स पर हम 54 से बढ़ के 105 पर न पहुंच जाते। डेमोक्रेटिक है नहीं, डेमोक्रेटिक सारे नाम कोलैप्स पड़े हुए, पत्रकारों की हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री एंजॉय करता उन लोगों को ट्विटर पर जो गौरी लंकेश जैसी इमिनेंट जर्नलिस्ट की हत्या पर कहते हैं उसको बिच। जो औरत सामने आ जाए तो गालियां दिलवाते हैं। यार गूंस, डेमोगॉग, असभ्य रेस है ये। ये नेहरू से क्यों चिढ़ते हैं? तो उसका रूट बता देता हूं। सभ्य व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा है और सरकमफरेंस उसके कद की बहुत ज्यादा है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। एक वाक्य सुन लीजिए, राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू के बारे में उनकी डेथ पे कहा था, जो आजादी के बाद उनके मुखालिफ हो गए थे। 11 years younger than me, 1100 times important for this country, 11,000 times beloved of this country. We are in great sorrow. The most civilized person of this country has died. So many amongst all of us are yet to be civilized. पंडित जवाहरलाल नेहरू एक संघी प्रधानमंत्री की तरीके बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण कह के नहीं छोड़ते थे। देश की गरिमा, इज्जत, चरित्र सब गटर में डाल चुके हैं, विदेश में इज्जत गटर में डाल चुके हैं। दुनिया इनको जानती है कि स्टारमर ने दोबारा हाथ पकड़ने नहीं दिया है। बने घूमते हैं गांधी जी पर बोलने के लिए। आपका मुंह है गांधी जी पर बोलने के लिए, झूठ बोलते हैं। वो सत्य के आग्रही थे,
आप झूठ बोल रहे हैं उनके नाम को लेकर के। That's all. मैं आखिर में राहुल गांधी का एक बयान दिखाकर इस प्रोग्राम की समाप्ति करूंगा। आपने सब चीजें कह दी हैं और ये राहुल गांधी का बयान है कि गोवलकर से लेके हेड गवर्नर से लेके गोवलकर तक, गोवलकर से लेके मोहन भागवत तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारत के विषय को लेकर कुछ उनके ओपिनियंस अभी तक बदले नहीं हैं। वही इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, हिंसा से ही भारत को कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से ईडी सीबीआई लगा के लोगों की आवाज को बंद किया जाए। और राहुल गांधी का ये जो 10 सेकंड का वीडियो है, ये आज के प्रोग्राम को सम अप कर देता है। हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे। हमने कहा, देश से हमने कहा था डरो मत, डराओ मत, हमने कहा था। बीजेपी के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था भैया डर गए हम, जो करना है कर लो। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़े थे, आप तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। हम आज भी कहते हैं, पहले भी कहते थे, डरो मत, डराओ मत। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए अजय शुक्ला जी और आलोक तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।